हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस 2 क्लासेस से हम कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन और उनके रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, और उसी सीक्वेंस में हम आज आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बेंजाइल कार्बोकेटाइन लिया हुआ है और बेंजाइल कार्बोकेटाइन पर मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने यहाँ OH लगाया था, NH2 लगाया था, NO2 लगाया था। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले ग्रुप लगाकर हम स्टेबिलिटी देख ही रहे हैं। तो आज वाली क्लास में हमने यहाँ मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किए हैं और मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले मिथाइल ग्रुप हैं, ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। एल्काइल ग्रुप हमेशा कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब देखा जाए तो इन तीनों में बी सी डी तीनों में प्लस आई एल्काइल ग्रुप है, तो बी सी डी तीनों के तीनों ज्यादा स्टेबल है ए से। तो ए हमारे पास सीधा आंसर हमारे पास पहला आ ही गया कि ए हमारे पास जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। ये जो भी मैं बनाता हूं बेसिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज वाला ऑर्डर है, ये इंक्रीज वाला ऑर्डर है ये, ठीक है। तो ए लिस्ट स्टेबल है। चलो अब बी सी डी इसलिए मोर स्टेबल है क्योंकि यहां एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से बी सी डी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। पर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी डी में रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा। तो अब हमारे को यहां हाइपर कंजुगेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का जो मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप हुए, मिथाइल हुआ या एल्काइल ग्रुप हुआ, तो मिथाइल या कोई भी एल्काइल ग्रुप है वो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करते हैं। उनका कोई प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप पे न तो कोई पाई बॉन्ड है, नहीं कोई लोन पेयर है, ठीक है। तो यहां पर ये दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है मैं डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूं। अब हमारे को यहां पर अगर हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो जो थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, पैरा वाला मैंने लिख रखा है, तो जो थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें पॉजिटिव चार्ज वही है जहां मिथाइल है। यानी अब मैं इसके बारे में बी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो ये बी कार्बोकेटाइन के ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और इसमें अगर हम थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। रीजन ये है कि यहां पर मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट, यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट उस कार्बन पर है जिस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है। तो थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मिथाइल ग्रुप और कार्बोकेटाइन बिल्कुल आमने सामने है। तो ये इसको डायरेक्ट स्टेबलाइजेशन देगा अपने प्लस आई इफेक्ट से भी और साथ में हाइपर कंजुगेशन से भी। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, जो अल्फा एच एटम होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो अब इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लू कार्बन अल्फा एच एटम हो गया, और सॉरी ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये तीनों के तीनों अल्फा एच एटम हो गए। ये तीनों के तीनों अल्फा एच एटम हो गए, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों अल्फा एच एटम है। तो अब क्या होता है बेसिकली हाइपर कंजुगेशन को हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन, ये सब हाइपर कंजुगेशन के नेम है। बार्कर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि उस साइंटिस्ट ने दिया था। एनीवे अब होता क्या है सिग्मा पाई, तो यहां पर ये वाले जो बॉन्ड है, ये जो रेड वाले बॉन्ड है ये अल्फा बॉन्ड है, ठीक है, अल्फा CH बॉन्ड है। तो अब होता क्या है, इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, तो ये तीनों बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बना के बता देता हूं कि ये बॉन्ड ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, इधर आ गया और प्लस चार्ज ये आ गया। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड यहां आ जाता है तो प्लस यहां आ जाएगा, तब ये बॉन्ड बना हुआ रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब अगर ये वाला बॉन्ड आ जाता है, अगर ये वाला बॉन्ड मैं नहीं हटाऊं, ये वाला बॉन्ड बना दूं तो ये वाला आ जाएगा। ये इसका हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है। ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये इन्वॉल्व हो गया इधर। तो ये जो रेड वाले सिग्मा बॉन्ड थे या पाई में कन्वर्ट हुए, इसीलिए सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को। लेकिन इसको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि जो कार्बोनियम आयन है, कार्बोकेटायन है और कार्बन फ्री रेडिकल है,
उसके साथ जितने ज्यादा अल्फा एच एटम है वो उतना ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहां पर 3 अल्फा एच एटम है, ये तीनों अल्फा एच एटम इस कार्बोकेटाइन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहे हैं। लेकिन जब अब यही अगर मिथाइल ग्रुप हम ऑर्थो पे डाल दें तो ऑर्थो पे भी इसी तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अब जब ऑर्थो पे डाल देंगे बेटा तो CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑर्थो पोजीशन में भी कार्बोकेटाइन का हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, ऑर्थो पे भी मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहां ऑर्थो पे लगा दूंगा, अगर मैंने यहां पर ऑर्थो पे शिफ्ट कर दिया तो यहां पर CH3 आएगा, यहां पर CH3 आएगा, तो उसी तरह से इसके भी हाइपर कंजुगेशन बनेगा कार्बोनियम आयन पर। लेकिन कार्बोनियम अगर मैंने CH3 ग्रुप यहां ले लिया, मेटा पोजीशन पे ले लिया, तो आप देखो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जहां पर मिथाइल ग्रुप और कार्बोकेटाइन आमने सामने आ जाते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर रहा, या मिथाइल ग्रुप का जो हाइपर कंजुगेशन है वो इस कार्बोकेटाइन को डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। तो जब मेटा पोजीशन पर मिथाइल होगा तो वो स्टेबलाइज करेगा तो सही इसके कंपैरिजन में, लेकिन बी और डी के कंपैरिजन में कम करेगा। यानी इस डिस्कशन से एक कंक्लूजन क्लियर हो गया कि बी सी डी में सबसे लीस्ट स्टेबल ये है, बी सी डी में सबसे लीस्ट स्टेबल ये है, क्योंकि मिथाइल उस कार्बन पर लगा हुआ है, मिथाइल मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है और मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो मिथाइल का डायरेक्ट स्टेबलाइजेशन नहीं है, ठीक है, और नहीं इसका हाइपर कंजुगेशन इतना अच्छा काम कर पाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, बी सी डी में CH3 स्टेबलाइज करेगा, लेकिन बी और डी में मिथाइल ग्रुप ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइजेशन करेगा, क्योंकि यहां अभी आपको बताया कि ऑर्थो और पेरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो डायरेक्ट स्टेबलाइजेशन कर रहा है। तो मैं यहां सी लिख देता हूं। फिर अब बात हो गई बी और डी में दोनों ही केस में प्लस आई भी काम कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है। तो अब हम डिस्टेंस फैक्टर देख लेंगे। डिस्टेंस फैक्टर में क्या हुआ, पेरा पर CH3, पेरा का CH3, पेरा पोजीशन पे CH3 होने की वजह से ये प्लस आई इफेक्ट को ज्यादा ट्रेवल करके यहां तक पहुंच रहा है, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट कम ट्रेवल करके यहां पर पहुंच रहा है। तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा यहां पहुंचेगा इसके कंपैरिजन में, पेरा के कंपैरिजन में। तो ये मिथाइल ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइजेशन देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ डी वाला और फिर ये बी वाला। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गए, ये हमारे पास इस तरह से ऑर्डर आ गए। तो ये इसका मैंने लिख दिया। अब मैं एक और बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं बेंजाइल केटाइंस को क्लोज करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। फिर अब आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैंने अगर यहां पर एल्काइल ग्रुप चेंज किए, कैसे किए देखते हैं। क्योंकि यहां मिथाइल लिए, अब मिथाइल की जगह एक में मिथाइल ले लेते हैं, एक में इथाइल ले लेते हैं। तो ये देखो CH2 प्लस, या मैंने मिथाइल ही रखा, अब मैंने यहां इथाइल कर दिया, मिथाइल की जगह इथाइल कर दिया, यानी बी के अंदर मिथाइल की जगह अब इथाइल आ गया। और बड़ा कर देते हैं ग्रुप, चलो बड़ा करके देखते हैं और फिर इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं। तो ये और बड़ा कर दिया और फोर्थ वन में और ज्यादा बड़ा कर देते हैं। मैं क्लियर कर दूं, मिथाइल को हम Me भी लिखते हैं, बहुत बार ये CH3 की जगह Me लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज मत करना। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको मैं ABCD कह देता हूं, ये A, B, C और D। अब इनमें देखें तो इसमें एक चीज तो कॉमन हो गई कि इस पेरा पोजीशन, सारे के सारे पेरा ही लिए हैं मैंने। अब सारे के सारे पेरा पोजीशन पे लिए हैं तो डायरेक्ट पेरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो डायरेक्ट इफेक्ट तो इनका है ही, सबका प्लस आई इफेक्ट तो है ही, काम करेगा ही। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको बार बार कहा है
जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, जबकि रेजोनेंस का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा होता है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से एग्रेसिव नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट एग्रेसिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, वो माइल्ड इफेक्ट है। तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो थोड़ी सी बढ़ाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो थोड़ी सी बढ़ाएगा, लेकिन रेजोनेंस एग्रेसिव इफेक्ट होता है, वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, और स्टेबिलिटी घटाएगा या अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो ज्यादा बढ़ा देगा। मैं इसलिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं हमेशा आपको कि है ना, आपको 1 लाख का नुकसान हो गया, अब आपका कोई फ्रेंड आपके पास आ गया और 50 रुपए या 100 रुपए देख के गया, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है, कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो आपको लॉस हुआ 1 लाख का, उसके कंपैरिजन में जो उसने आपको कंट्रीब्यूट किया वो बहुत कम है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। और आपका कोई फ्रेंड आया, आपको 1 लाख का लॉस हो गया है और अब उसने आपको 5,000 या 10,000 दिया, तो ये अच्छा कंट्रीब्यूशन है, दिस इज रेजोनेंस। तो ध्यान दो, अब यहां पर क्या हो गया कि इन सब के रेजोनेंस इफेक्ट तो सॉरी इन सब के इंडक्टिव इफेक्ट तो है, लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यूं देखा जाए इंडक्टिव इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेबिलिटी में माइल्ड डिफरेंस आएंगे, पर हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। यहां पर देखो, ए में जब ए पर यहां पर जब मिथाइल ग्रुप होगा बेटा, यहां पर जब मिथाइल ग्रुप होगा तो इस केस में 3 अल्फा एच एटम है, तो इस केस में क्या हो जाएंगे, 3 अल्फा एच एटम बनेंगे। मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, क्योंकि थर्ड ही वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहां उसी कार्बन पर पॉजिटिव है जिस कार्बन पे ये अपन ने सब्स्टिट्यूट लगा रखे हैं। और अब यहां पर देखा जाए तो 2 अल्फा एच एटम आ गए, यहां पर देखा जाए तो खाली 1 अल्फा एच एटम है, ये रहा, ठीक है, और यहां पर 0 अल्फा एच एटम। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है कि कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन की अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो उसके अल्फा एच एटम देख लो, अगर अल्फा एच एटम ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो यहां पर अल्फा एच एटम वाली ट्रिक काम करेगी। तो अब इस केस के अंदर जो स्टेबिलिटी होगी, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा ए, और सबसे कम स्टेबल होगा डी, क्योंकि वहां हाइपर कंजुगेशन नहीं है, और फिर इसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर यहां बी आ जाएगा और यहां पर हमारा सी आ जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट बेंजाइल कार्बोकेटाइंस डिस्कस किए हैं, और इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज को एक्सप्लेन किया है। डिटेल पढ़ने से बेनिफिट ये होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कभी कभी कुछ मैंने कहा ना, थोड़े बहुत कंफ्यूजन आए तो उनको इग्नोर करो, ठीक है, और जो कनेक्टिंग टीचर है उससे थोड़ा सा ऑफलाइन डिस्कस कर लो। आप जो भी केमिस्ट्री का टीचर आपके साथ कनेक्ट है, मैं हूं तो मुझसे बात कर लो, मैं कहता ही हूं आपको, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब हम एक नया कंसेप्ट देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेन का, और उस पर फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेन क्या होता है पहले ये क्लियर कर दूं, बॉन्ड टेंशन क्या होती है ये क्लियर कर दूं मैं। तो बॉन्ड स्ट्रेन और बॉन्ड टेंशन क्या है, बेसिकली जब sp2 कार्बन है तो हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं 120 का है, बॉन्ड एंगल कितना है 120 का है, sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, ये 120, तो ये स्ट्रेन फ्री है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बॉन्ड एंगल को कम करते जाएं, 120 से कम करते जाएं, तो बॉन्ड स्ट्रेन क्रिएट होता है। क्या होता है फिर भी क्लियर कर रहा हूं मैं, यानी जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल है उस बॉन्ड एंगल को, ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से उस बॉन्ड एंगल को हम कम करें तो उस बॉन्ड में स्ट्रेन क्रिएट होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपको तो दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैं। जैसे मेरे पास ये रिफिल है, अब ये रिफिल है तो इसमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन फ्री है, टेंशन फ्री। अब मैं जैसे जैसे इसको मुड़ाता जाऊंगा तो इसमें ये देखो स्ट्रेन आ रहा है, ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जाना चाहेगा, ठीक है, ये एक फोर्स लगाएगी, ये देखो अपने आप छूट के जाएगी। तो ये तो क्या हुआ, स्ट्रेट है, स्ट्रेन नहीं है, ये स्ट्रेन आने लग गया। या मैं ये बोल रहा हूं कि ये फिंगर्स है, ये इस तरफ तो मुड़ ही रही है, लेकिन अगर मैं ऑपोजिट इस तरफ बेंड तो होता है क्योंकि वो बॉन्ड्स का सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन मैं इसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करूं, क्या मैं इस तरफ बेंड कर सकता हूं क्या इसको, ऐसे
ऐसे करूंगा तो नहीं, मेरी फिंगर्स पर स्ट्रेन क्रिएट होगा, और अगर मैंने ज्यादा ही कर दिया तो मेरी फिंगर्स के अंदर की बोन ब्रेक हो जाएगी, यानी बोन ब्रेक हो जाएंगे। तो क्या होता है, जब इसी तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी अगर sp3 कार्बन है, अगर sp3 कार्बन है तो उसका स्ट्रेन फ्री बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। sp2 है तो उसका स्ट्रेन फ्री बॉन्ड एंगल 120 होता है। sp है, sp कार्बन है तो उनके स्ट्रेन फ्री बॉन्ड एंगल्स 180 के होते हैं। अब अगर हम उन बॉन्ड एंगल्स को, ओरिजिनल बॉन्ड एंगल्स को उसके ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से उसको कम करेंगे, तो यानी मोड़ रहे हैं, जैसे मैं रिफिल को बेंड कर रहा था तो उसमें स्ट्रेन क्रिएट होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी, बॉन्ड टूटने के कगार पे आ जाएगा, यानी मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आने लग जाएगी। तो अब क्या होता है, जो साइक्लिक एल्केन्स होते हैं, जो साइक्लिक एल्केन्स होते हैं उसमें उनको साइकिल मेंटेन करने के लिए उनका जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल होता है वो उस वैल्यू से डेविएट होता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मेरे पास ये साइक्लोप्रोपेन है, मेरे पास ये साइक्लोब्यूटेन है, और मेरे पास ये साइक्लोपेंटेन है, और मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेन है। तो मेरे पास ये तीन मॉलिक्यूल हैं, साइक्लोपेंटेन ये रहा, साइक्लोहेक्सेन ये रहा, साइक्लोप्रोपेन है। अब अगर हम इस साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में क्या हो रहा है, देखो साइक्लोप्रोपेन में ये सारे sp3 कार्बन है जो साइक्लिक में है। अब रिंग जितनी छोटी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि रिंग बनने के लिए फिर मुड़ाव बेंड उतना ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या, इसी तरह से वहां पर भी है। तो यहां जो होता है वो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 60 होता है। तो यहां पर जो बॉन्ड स्ट्रेन हुआ वो 109 डिग्री मिनट 28 मिनट है। 28 मिनट को भी मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं 109 डिग्री टेट्राहेड्रल एंगल ले लूं, और ये हो गया -60 डिग्री, तो हमारे पास 49 डिग्री का स्ट्रेन आया। साइक्लोप्रोपेन में तो गजब का स्ट्रेन है, यानी जो बेंड हुआ है वो 49 डिग्री पे हुआ है। तो कोई चीज 49 डिग्री पे बेंड हो गई तो कितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी, आप समझ जाओ, ठीक है। इसी तरह से यहां नियरली 90 डिग्री होता है, 90 एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो 109 डिग्री -90 तो करीब करीब 19 डिग्री का स्ट्रेन होता है। अब ये बॉन्ड एंगल आगे से आगे चलता बढ़ता जाता है, तो लेफ्ट राइट चलूंगा मैं तो क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट चल रहा हूं तो साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन से साइक्लोहेक्सेन, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रेन डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये बड़ा मॉलिक्यूल रिलैक्स फील कर रहा है। साइक्लोप्रोपेन में तो जबरदस्त प्रॉब्लम है, वो तो बना हुआ है पर बड़ा अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो है ना, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन बहुत ज्यादा अनस्टेबल साइक्लिक मॉलिक्यूल है। तो आपको अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों, तो आप लिखोगे इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और साइक्लोप्रोपेन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो इसका सिग्मा बॉन्ड तेजी से टूटता है, सिग्मा बॉन्ड तेजी से टूटता है। जैसे ये रिफिल है, अगर ये रिफिल है, ये रिफिल है और ये रिफिल है और मैंने इसको इतना ज्यादा मोड़ रखा है, तो ये तो परेशान है तेजी से। ये देखो आप कैसे गई, ठीक है, थोड़ा सा ही इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, मौका मिलेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी परेशान है। तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और एग्जिस्ट करता है, पर बहुत जल्दी रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसका ये जो ब्लू वाला कोई एक बॉन्ड है वो तेजी से टूटता है। एनीवे, अब हम साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर 3D में एग्जैक्ट ऐसे नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। साइक्लोहेक्सेन तक आते आते जो बॉन्ड एंगल है वो 107 के आसपास पहुंच जाता है, 106 और 107 के आसपास पहुंच जाता है, 106 डिग्री और 107 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। यानी साइक्लोहेक्सेन ऑलमोस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्री मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सेन। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि हम जब साइक्लोएल्केन्स की बात कर रहे हैं तो साइक्लोएल्केन्स में
अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोएल्केन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आपका साइक्लोहेप्टेन भी नहीं, साइक्लोऑक्टेन भी नहीं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एक सिंगल साइक्लिक मॉलिक्यूल है जो अपना बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 109 डिग्री के नियर एडजस्ट कर लेता है। बाकी किसी में भी 109 डिग्री के आसपास एडजस्ट नहीं होता है। अब इसके 3D मॉडल अगर मैं बनाने बैठूंगा तो हमारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और हम अपने टॉपिक से ही भटक जाएंगे। इसीलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कभी हम साइक्लिक एल्केन्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। वैसे साइक्लिक एल्केन्स हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोएल्केन कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यानी ये तीनों अनस्टेबल है इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं बात करूं साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, तो साइक्लोहेप्टेन से भी ज्यादा ये स्टेबल है, साइक्लोऑक्टेन से भी ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा नॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एक सिंगल साइक्लिक मॉलिक्यूल है जो अपना बॉन्ड नियरली टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के आसपास एडजस्ट करता हुआ अपना साइक्लिक मॉड्यूल, अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाता है। तो अब आ गई बॉन्ड स्ट्रेन की बात, समझ में आ गई बॉन्ड स्ट्रेन क्या है। अब बॉन्ड स्ट्रेन में अगर मैं बात करूं, अगर मैं कार्बोकेटाइंस की बात करूं, अब मैंने क्या किया, अब इनमें से एक एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, और अब मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, अब कैसे हटा उसका मतलब नहीं, हम कार्बोकेटाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां ये प्लस हो गया, यहां एक हाइड्रोजन हटाया और यहां प्लस कर दिया, और इसी तरह से यहां प्लस कर दिया। सारे के सारे अनस्टेबल है, सारे के सारे अनस्टेबल है। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन का कार्बोकेटाइन है, ये साइक्लोब्यूटेन का कार्बोकेटाइन है, यानी ये वाला कार्बोकेटाइन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हमारा ये वाला हो गया, और उस तरह से वो लिखा हुआ है। तो अब क्या हुआ, अब ये तो स्केलेटन ऐसा का ऐसा ही है। तो अब अगर मैं यहां की बॉन्ड स्ट्रेन की बात करूं, यहां पर अब मैं बॉन्ड स्ट्रेन यहां डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं ब्लैक बॉक्स लगा देता हूं। इस ब्लैक बॉक्स पर ध्यान दो, ये ब्लैक बॉक्स sp2 कार्बन है। ब्लैक बॉक्स के अंदर जो कार्बन है sp2 कार्बन है। अब ये sp2 कार्बन का अब इस बॉन्ड एंगल से मतलब मत रखो, वो हमारी कहानी खत्म हो गई, वो स्टोरी खत्म हो गई। अब हम इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। तो जब हम इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, तो sp2, ये sp2 कार्बन है, कार्बोकेटाइन का जो रिलीफ टेंशनलेस बॉन्ड एंगल कितना होता है, उसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। अब आप देखो यहां पर अब अगर मान लो यही अगर मान के चले, तो यहां पर बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, तो बॉन्ड स्ट्रेन कितना हो गया, 120 माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री का बॉन्ड स्ट्रेन यहां पर यहां पर बॉन्ड स्ट्रेन आ रहा है। और यहां पर अगर मैं 90 अज्यूम करूं, तो 120 माइनस 90, तो बॉन्ड स्ट्रेन कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड स्ट्रेन है वो कितना है, 30 डिग्री। तो या फिर बॉन्ड स्ट्रेन और कम हो जाएगा या और कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेन ऑन कार्बोकेटाइन, बॉन्ड स्ट्रेन ऑन कार्बोकेटाइन इंक्रीज, तो स्टेबल सॉरी डिक्रीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि यहां 60 डिग्री का स्ट्रेन है, यहां 30 का है, या 30 से और कम हो जाएगा, या 30 से और कम हो जाएगा, मैं क्लियर कर चुका हूं। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो इसीलिए अगर आपको ये कार्बोकेटाइन आ जाए, तो ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो इसी में इंक्रीज हो रहा है। अगर ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, डी ए बी सी डी। ये स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया। अब मैं इसमें एक और शानदार एग्जांपल दे रहा हूं आपको,
बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रिज कार्बन वाला। तो ध्यान दो, ब्रिज कार्बन क्या होता है देखो। तो यहां पर जब हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था, तो नोमेनक्लेचर की ऑलमोस्ट एंडिंग क्लासेस में मैंने आपको ब्रिज हेड के बारे में डिस्कस किया था, बाइसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो जैसे मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मेरे पास ये वाला एग्जांपल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखो, ये ब्रिज है, ये है बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये है बाइसाइक्लिक कंपाउंड जिसकी नेमिंग में मैंने डिस्कस कर रखी है मेरे नोमेनक्लेचर वाले जीओसी फर्स्ट में नोमेनक्लेचर के अंदर। तो अब यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर ये कार्बन है, ये है CH, और ये बाकी सब हो गए CH2, बाकी सब हो गए CH2, ये भी CH है बेटा, और ये भी CH2 है, ये CH2 है, और ये CH2 है। तो ये होते हैं ब्रिज, क्योंकि इसमें ये जो ब्लू वाले कार्बन है इनको हम ब्रिज कार्बन बोलते हैं, इनको हम ब्रिज कार्बन बोलते हैं और ब्रिज हेड बोलते हैं, क्योंकि ये वाले जो कार्बन है, ये वाले जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन 3 वे बना रहे हैं, ठीक है। इधर ये कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3। तो इनमें बाइसाइकिल के अंदर जो 3 डिग्री कार्बन होते हैं, ठीक है, जहां से हम तीनों रस्तों पे जा सकते हैं, इस साइकिल पे भी जा सकते हैं, इस साइकिल में भी जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। यानी ये एक ट्रिपलेट पॉइंट है जहां से हम तीनों साइकिल के अंदर जा सकते हैं। एक इस यहां से इस यू भी घूम सकते हैं, यहां से यू भी घूम सकते हैं, ठीक है, और यहां से यू भी घूम सकते हैं। तो तीनों जगह, तीनों सर्कल हमारे लिए अवेलेबल है इसके लिए। तो आपको समझ में आ गया, ये ब्लू कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड और ब्रिज कार्बन। अब अगर मैंने क्या किया, इसमें से इस एक कार्बन में, इस कार्बन में मैंने क्या किया, ये किसी भी वजह से हाइड्रोजन हट गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बोनियम आयन, इसको बोलेंगे, इस कार्बोकेटाइन को हम क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन जबरदस्त अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर किसी भी हालत में ये ट्राइगोनल प्लेनर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो sp2 कार्बन पर ये अपना ट्राइगोनल प्लेनर मेंटेन नहीं कर सकता है, ये अपना ट्राइगोनल प्लेनर मेंटेन नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों नहीं मेंटेन कर सकता है, तो आप है ना इस कार्बन को देखो, और मैं ये बता रहा हूं कि ये जो है ये इस तरह से है, आप देख लो। और ये जो ब्लू वाला कार्बन है, अभी ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा कार्बन, जो ब्लू वाला कार्बन है, ये H है, ठीक है। अब ये इस तरह से है, आप समझ जाओ बेटा, ठीक है। अब ये CH2 ये वाला जो CH2 है वो ये रहा, एक CH2 ये रहा, और ये ब्लैक वाला CH2 है, 3 CH2 है, 1 2 3। ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, और ये ब्रिज कार्बन है। और फिर अब वापस ये नीचे फर्दर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर ये वाला हाइड्रोजन हट गया, ये हट गया हाइड्रोजन, तो यहां कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आया है। यहां कौन सा चार्ज आया, प्लस आया। अब ये प्लस आते ही ये अपना एंगल ट्राइगोनल प्लेनर करने के लिए इस तरह से इनको एक्सपांड होना पड़ेगा। क्या ये एक्सपांड हो पाएंगे, क्या ये तीनों इस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या ये तीनों इस हटने के बाद अपना बॉन्ड एंगल 120 करने के लिए ऐसे हो पाएंगे, क्या ट्राइगोनल प्लेनर बन पाएंगे, क्या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन तीनों को ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इनको अपनी जगह रोके रखेंगे। तो यहां जबरदस्त बॉन्ड स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा, यानी sp2 कार्बन होते हुए भी बॉन्ड एंगल यहां पर जो रहेगा वो पहले वाला ही रहेगा जो था, ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। मैंने क्या कहा, 6 की रिंग बनते ही ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल एंगल आ जाता है। तो यहां पर ये 107 डिग्री के आसपास या के आसपास बॉन्ड एंगल रहता है, जबकि यहां पर ये बॉन्ड्स कितने के होने चाहिए, 120 के। तो ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है।
तो ये भी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन मुश्किल से बनते हैं, बहुत ही मुश्किल से बनते हैं, इसीलिए ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आ जाए कि ये वाला कार्बोकेटाइन, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? ब्रिज हेड वाला। ठीक, उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये वाला। उससे ज्यादा ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है बेटा, फिर ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है जो मैंने अभी बताया, यानी मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया, तो ये ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अब ब्रिज हेड का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट भी है, ये मैं बात कर रहा हूं बेंजीन के बारे में। अब बेंजीन के सारे कार्बन sp2 होते हैं, बेंजीन के सारे कार्बन sp2 होते हैं। ठीक है, अब तो बेंजीन पर स्ट्रेंथ फ्री बॉन्ड एंगल 120 का है और वो मेंटेन भी रहता है। बेंजीन जो है वो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और सारे बॉन्ड एंगल 120 के मेंटेन किए हुए हैं। इसने सारे बॉन्ड एंगल इसने 120 के मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बेंजीन से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये इस तरह से है बेंजीन के, और सारे 120 के बॉन्ड एंगल है, ये 120, ये 120, ये 120, इसलिए बेंजीन अच्छी स्टेबिलिटी है, यानी बेंजीन के अंदर बॉन्ड स्ट्रेन भी नहीं है। कंपैरिजन करते हैं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहां पर ये हो गया और ये हो गया, तो अब मैंने अगर ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, ये हाइड्रोजन हट गया है और यहां पर प्लस चार्ज आ गया है, कैसा है उसका कोई मतलब नहीं, मैं इस कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं। तो ये तो अंदर डीलोकेलाइज हो जाएगा और ये बन जाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, बात कर रहे हैं हम यहां की। अब अगर मैंने इन 6 H में से किसी एक H को हटाकर और यहां प्लस चार्ज जनरेट किया, तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया, ये हाईली अनस्टेबल हो गया, नहीं बनेगा ये। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब यहां पर जो ये जिस पे मैं रेड बॉक्स कर रहा हूं, जिस पे मैंने रेड बॉक्स किया है, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसकी हाइब्रिड स्टेट अब sp हो गई, क्योंकि एक सिग्मा तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके पास 2 सिग्मा है, 1 पाई है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp, पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इस जो रेड बॉक्स के अंदर कार्बन है, जो रेड बॉक्स के अंदर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, इस पे तो sp2 है, इस पे भी sp2 है, और ये सारे कार्बन अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ से फ्री हैं, खुश हैं। और ये वाला जो कार्बन हो गया जिसको मैंने ब्लू कर दिया, ये sp कार्बन हो गया। कौन सा कार्बन हो गया? sp हो गया। और sp कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेन फ्री एंगल कितना होता है? बॉन्ड स्ट्रेन फ्री बॉन्ड एंगल कितना होगा? आपको मालूम है 180। ठीक, और यहां पर कितना है? 120, क्योंकि इसको यहां ये दोनों बॉन्ड तो अब इससे जुड़े हुए हैं, तो यहां पर भी वही सिचुएशन हो गई कि अब ये जो दोनों है बेटा, ये इधर नीचे ये कार्बन है और ये वापस, और फिर ये रिंग मेंटेन कर रहे हैं आगे से आगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये दोनों बॉन्ड, ठीक है, मेरे कहने का मतलब अब क्या हुआ, ये कार्बन प्लस है, तो ये कार्बन प्लस क्या चाहेगा कि मेरे ये दोनों बॉन्ड जो ये वाले हैं, ये दोनों ब्लैक वाले बॉन्ड, ये दोनों ब्लैक वाले बॉन्ड, ये इस तरह से होने की कोशिश करेंगे, पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कार्बन फिर नीचे दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी पोजीशन वही मेंटेन रखेंगे, और ये क्यों अपना बॉन्ड डिस्टर्ब करेंगे जब वो खुश है। ठीक है, बिल्कुल ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट है, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट यहां पर भी आ गया कि यहां पर sp कार्बन बन गया, ये यहां पर ये हाइड्रोजन निकलने के बाद ये sp कार्बन बन गया, क्योंकि एक सिग्मा तोड़ना पड़ा हमको, कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन बना है। आप तो ये देखो, ये कार्बोकेटाइन है। अब बहुत स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछते सर ये बना कैसे? अरे हम उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं बेटा, हम तो अभी ये बात कर रहे हैं कि कार्बोकेटाइंस
किस किस टाइप के होंगे, ये तो बाद में जब रिएक्शंस आएगी, चैप्टर्स आएंगे, उसमें बनेंगे, उस समय बोलोगे सर 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 ये नहीं बनेगा। क्यों इसलिए नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उस समय आपको इनकी वैल्यू समझ में आएगी, कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो है कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ क्रिएट हो गया। कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ आया, निकालें बॉन्ड स्ट्रेंथ, निकाल लेते हैं। कितना आएगा? स्ट्रेंथ फ्री बॉन्ड एंगल 180, यहां वाला एंगल कितना है 120, तो कितना आ गया 60 डिग्री का स्ट्रेन है यहां, इस पे 60 डिग्री का गजब का स्ट्रेन है, तो हाईली अनस्टेबल हो गया। लेकिन यहां पर नहीं है, क्योंकि ये कार्बन पे पॉजिटिव आते ही ये अपना ट्राइगोनल प्लेनर मेंटेन कर लेता है, तो ये तो स्टेबल है, ये तो मस्त वाला स्टेबल है, बढ़िया वाला स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये sp2 कार्बन हो गया, तो इस कार्बन की भी ये जो तीनों वैलेंसी है बेटा, ये यहां 90 की डिग्री है, वो तो मैंने बनाया है, बाकी ये तो होगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना, 3D में देखेंगे तो ये 120 का ही है, यानी ये यूं कर लो, ठीक है, ये 120 का एंगल लो जी, ठीक है। अब यहां पर ये स्ट्रेंथ फ्री बॉन्ड एंगल पर पॉजिटिव बना है, अब ये अंदर जाके ये प्लस अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा यहां और यहां, वो हम जानते ही हैं। तो ये तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, इसमें कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं है, और ये प्लस आराम से अंदर जाके कंजुगेटेड हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस में आ जाता है। तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन भी मुश्किल से बनेगा, यानी ये था हमारे पास C6H6 और इसमें से एक H हट गया और बन गया पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये हाईली अनस्टेबल है, ये रहा, दिस इज C6H5 पॉजिटिव चार्ज। क्या ये स्टेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा उस पे गजब का बॉन्ड स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, और वो टूटेगा फिर, यानी अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेन से रिलेटेड मैंने आपको बताया। अब ये सारे कंसेप्ट आपको ड्यूरिंग द चैप्टर काम आते रहेंगे, ठीक है। आप केवल कंसेप्ट को समझो, ये मत कहो कि ये कार्बोकेटाइन कैसे बन गया, क्यों बन गया, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। हमारा टॉपिक है कि अगर ये कार्बोकेटाइन है तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। 4 कार्बोकेटाइन डिफरेंट मैंने आपको दे दिए, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ये चेक करना है। तो ये सब हमने डिस्कस किए। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोमेटिसिटी। वैसे तो एरोमेटिसिटी का आपको कंप्लीट वीडियो, डिटेल वीडियो अलग से मिल जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं, एरोमेटिक कंपाउंड एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उनमें हक्कल्स रूल फॉलो होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो हक्कल्स रूल को फॉलो करें, या एक शॉर्ट में एरोमेटिसिटी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल होता है दोस साइक्लिक प्लेनर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोस साइक्लिक planar organic compound which have 4n+2 delocalized electrons, ठीक है, are called aromatic compound। अभी थोड़ा सा ये याद रख लो, डिटेल वीडियो अलग से बना हुआ है एरोमेटिसिटी का, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां थोड़ा बहुत काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ठीक है। 4n+2, तो 4n+2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल में। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो हक्कल्स रूल को फॉलो करें, साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, और उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज भी हो, हम बोलेंगे उनमें एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिसिटी मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है ना, यानी स्टेबिलिटी पे सोने पे सुहागा। अगर किसी में एरोमेटिसिटी आ गई तो हम बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो एरोमेटिसिटी आ गई तो सोने पे सुहागा हो गया, स्टेबिलिटी में और बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। देखो जैसे बेंजीन है, अब बेंजीन साइक्लिक है, साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इसका मतलब 4n, इसका मतलब यहां ये 4n प्लस 2, तो यहां n की वैल्यू 1 है, 4 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां 4n डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बेंजीन हो गया, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी एरोमेटिसिटी डिस्कस है, अलग अलग टाइप में शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ है एरोमेटिसिटी। कंप्लीट वीडियो अलग से भी है एरोमेटिसिटी का, ठीक है। ये देखो, ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में 10 sp2 कार्बन है, नेफ्थलीन में क्या है 10 sp2 कार्बन है, और 10 ही sp2 कार्बन पर सब पर, जैसे यहां पर बेंजीन में क्या हो गया, बेंजीन के हर कार्बन पर बेंजीन में 6 sp2 कार्बन है, 6 ही sp2 कार्बन पर 6 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंजुगेटेड हो जाते हैं। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेट हुए, 6। इसी तरह से नेफ्थलीन में देखो, नेफ्थलीन में 10 sp2 कार्बन है, 10 ही sp2 कार्बन पे जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है उस पे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, और उस पे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, और उन ये सारे जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को कंजुगेट करेंगे। यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड बन रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड बन रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का ये, क्योंकि 10 sp2 कार्बन है और हर कार्बन पर जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी n की वैल्यू हो गई 2, 4n प्लस 2, 4 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इनके अंदर 4n प्लस 2 हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा है, ये एरोमेटिसिटी को फॉलो अप कर रहे हैं। ये एंथ्रेसीन है, एंथ्रेसीन में 14 sp2 कार्बन है और हर sp2 कार्बन पर एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये ब्लू वाले 14 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पैरेलल p ऑर्बिटल्स में हैं, और ये सब के सब 14 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कंजुगेट करेंगे, डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड बनाएंगे, और यहां n की वैल्यू हो जाएगी 3, 4n प्लस 2, 4 इंटू 3 प्लस 2, 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, n की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, 4n प्लस 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो 4n प्लस 2 की वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक इंटरेस्टिंग कार्बोकेटायन। अब मैं एक तरफ तो कह रहा हूं साइक्लोप्रोपेन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, साइक्लोप्रोपेन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं साइक्लोप्रोपेनियम आयन की बात करूं, ये तो बहुत अनस्टेबल है, लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड है और यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो अब तो ये तीनों sp2 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 कार्बन हो गए, ये तीनों के तीनों sp2 कार्बन हो गए, ये sp2 कार्बन, ये sp2 और ये है साइक्लोप्रोपेनियम आयन। तीनों कार्बन sp2 है, तो तीनों कार्बन sp2 है तो तीनों sp2 कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये साइक्लोप्रोपेनियम एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब जब ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इस तीनों, ये 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो 3 p ऑर्बिटल्स के बीच में डीलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, अगर मैं ये इस तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूं तो ये साइक्लोप्रोपेनियम कितने कार्बन है इस पे 3CH, ठीक, ये रहा CH और ये रहा CH, तीनों ही CH पर क्या है, तीनों ही CH sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गए, तो ये बॉन्ड एंगल 120 है, 120 है, 120 है। ठीक है, वो 3D में बनाया है तो थोड़ा ये एंगल 120 नहीं दिख रहा है, पर एग्जैक्ट 3D में जब बनाते हैं तो 120 होता है, और ये CH बॉन्ड है। अब तीनों पर ही परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, ठीक, अब ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है और इसमें से एक वेकेंट p ऑर्बिटल है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा
कि ये आपस में इस तरह से तीनों कंजुगेट करेंगे, यानी ये तीनों p ऑर्बिटल और इधर से ये तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, बेंजीन की तरह कंजुगेटेड पाई क्लाउड बन जाता है। साइक्लोप्रोपिनियम आयन में क्या हो गया, कंजुगेटेड पाई क्लाउड बन गया। इसीलिए बुक के अंदर आपको साइक्लोप्रोपिनियम आयन ऐसा नहीं शो किया हुआ होता है। कैसे शो किया हुआ होता है, इस तरह से शो किया हुआ होता है, डॉटेड लगा रहते हैं, यानी ये तीनों आपस में कंजुगेट हो रहे हैं और बीच में पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पूरे पॉजिटिव के साथ तीनों है, यानी ये पॉजिटिव किसी एक कार्बन पे कंसंट्रेटेड नहीं है, तीनों कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट है, डीलोकलाइज्ड है। अब ये साइक्लोप्रोपिनियम आयन हो गया, बढ़िया स्टेबल है साइक्लोप्रोपिनियम आयन। साइक्लोप्रोपिनियम आयन की स्टेबिलिटी का राज क्या है, इसके साथ हक्कल है, इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें एरोमेटिसिटी है। ठीक है, तो ऐसे कार्बोकेटाइन, ऐसे आयन जिनमें, चाहे वो नेगेटिव आयन भी हो सकता है, जब हम कार्बन आयन के बारे में डिस्कस करेंगे तब भी एरोमेटिक कार्बन आयन आएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर साइक्लोप्रोपिनियम आयन की स्टेबिलिटी का राज क्या है, इसमें एरोमेटिसिटी है। ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी हो गई। और देखते हैं, और जो कार्बोकेटाइन जो स्टेबल स्पीशीज होगी वो बहुत तेजी से बनती है, क्योंकि अगला, अगर आपको मालूम है हम अगली स्टेप में स्टेबिलिटी गेन करेंगे तो आप अगला स्टेप बहुत तेजी से उठाओगे। ठीक है, मूव तेजी से, हर नेचर में हर स्पीशीज, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ तेजी से मूव करके चले जाती है। तो इसीलिए कोई भी स्टेबल स्टेट है, स्टेबल स्पीशीज है, वो बहुत जल्दी बनेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना तेजी से बन जाएगा। जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन की इंपॉर्टेंस आगे चैप्टर्स में मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना तेजी से बनता है। देखो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ट्रोपोनियम आयन। ट्रोपोनियम आयन ये क्या है, देखो, ठीक है, ये 7 कार्बन है, ये हमारे पास 7 कार्बन है, और 7 कार्बन sp2, 7 कार्बन है और 7 ही sp2। थोड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, बना रहा हूं मैं। सेवन कार्बन का रिंग है ये, ठीक है, 7 sp2 कार्बन है, इसमें ये हुआ CH, सारे कॉर्नर्स CH को बता रहे हैं। और यहां पर यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज। तो 6 sp2 कार्बन है, 6 sp2 कार्बन है, इसमें से एक कार्बन पे पॉजिटिव है। अब क्या होगा, यहां पर यही वाली बात हो गई, बेंजीन की तरह ये भी स्ट्रक्चर है, ये हो गया हेप्टागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन क्या होता है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, बेंजीन क्या होता है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये क्या होता है, हेप्टागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, हेप्टागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब ये जब हेप्टागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो अब क्या होगा, इन 7 ही कार्बन पर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा, परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, जो इस तरह से है, जैसे मैंने अभी हाथ पे मार्कर ले रखे हैं, इस तरह से, बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 7 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स होंगे, जो बेंजीन के स्ट्रक्चर में दिखा चुका हूं। तो होगा क्या यहां पर, होगा यहां पर, यानी मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं ये ब्लू डॉट लगा देता हूं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में, और ये वेकेंट, और इस पर जो p ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, इस पे जो p ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, इनमें जो p ऑर्बिटल है उनमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल एक दूसरे को कंजुगेट करेंगे।
जब ये एक दूसरे को कंजुगेट करेंगे बेटा, जब ये जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स हैं, ये जो परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स जो हैं, ये क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कंजुगेट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, और इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड हो गया वो इस तरह से शो करेंगे और पॉजिटिव चार्ज बीच में लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो गया, ये साइक्लिक है, यस, ये प्लेनर है, यस, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहा है, यस, एन 4n+2 में n की वैल्यू कितनी है, 1 है यहां, ठीक है। और जब 1 है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, यानी हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, यानी इसमें एरोमेटिसिटी आ गई। क्या आ गई, इसमें एरोमेटिसिटी आ गई, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। तो ये सारे एरोमेटिक आयंस हैं, ये सारे एरोमेटिक कार्बोनियम आयन है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई साइक्लिक प्लेनर हो और 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स उसकी साइक्लिक प्लेनर रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है और उसमें उन कार्बोकेटाइन में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। इवन देन ये बहुत बार लो टेम्परेचर पर अंडर पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ऐसे कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट भी करते हैं, जैसे Na+ और Cl- एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने कार्बोकेटाइन्स के बारे में अब काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, और बाकी और कोई पॉइंट डिस्कशन में रह गया होगा तो ड्यूरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाएगा, तो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। थोड़े से क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करके बता देता हूं। अब आप कुछ क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैं होप करता हूं कि इन 3 क्लास के अंदर आपको कार्बोकेटाइन के कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड स्टेबिलिटीज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं समझ में आ गई होगी। तो ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन आप पोस्ट करके मैं दे रहा हूं। तो अब इसके अंदर देखो, चलो कर ही लेते हैं। अब तो ये बहुत इजी है बेटा। अब यहाँ पर ये NO2 है, फ्लोरीन है। अब इस केस के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट केस के अंदर आंसर क्या होगा देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये तो पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका वाले का। तो ये कार्बोकेटाइन है और NO, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये NO2 है, ये फ्लोरीन है और ये NH3+ है। ये सबके सब -I इफेक्ट है और ये -I इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन थर्ड हो गया बेटा। इसमें क्यों हो गया, क्योंकि उसमें -I इफेक्ट नहीं। अब इन तीनों में ये -I इफेक्ट है। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट रखने वाला ग्रुप कौन सा है, सबसे ज्यादा जो रखता है वो ये वाला रखता है। मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूट्रल ग्रुप तो सबसे ज्यादा NO2 है, ठीक है, लेकिन NH3+ जो है अगर कहीं लगा हुआ है तो उसका -I इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो ये जो -I इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। तो ये तीनों अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो सबसे जो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो ये हो जाएगा NO2, फिर NO2 वाला आ जाएगा, यानी फर्स्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगा सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो NO2 को क्यों ऊपर ले लिया। बेटा वो फ्लोरीन अकेला है, या NO2 में एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, 1 N 2 ऑक्सीजन, 3 रेसलर है। और फ्लोरीन माना कि स्ट्रॉन्ग रेसलर है। नाइट्रोजन से भी स्ट्रॉन्ग रेसलर कौन है, फ्लोरीन है। ऑक्सीजन से भी स्ट्रॉन्ग रेसलर कौन है, फ्लोरीन है। पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी तो अच्छे खासे पहलवान है, रेसलर है। तो एक यहां पर 3 रेसलर एक साथ है, या फ्लोरीन अकेला है तो वो अकेला है, ये 3 है तो ये 3 भारी पड़ जाते हैं। अब यहां पर देखो, अगर मैं ABC कार्बोकेटाइन की बात करूं तो अब आप इसमें CH3 देखो, यहां पर CH3 है, अब ये CH3 दूर होता जा रहा है, या CH3 दूर होता जा रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ इफेक्ट करता है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये A वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा,
फिर बी की स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, सी की और कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप को बता रहा है, मिथाइल ग्रुप दूर होता जा रहा है। तो ए मोस्ट स्टेबल, उसके बाद सी लीस्ट स्टेबल। अब इसके अंदर अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ये प्राइमरी है, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर वही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन कौन सा है, सी वाला टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, बी वाला सेकेंडरी है, और ए वाला प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल, टर्शियरी मोर स्टेबल। ये मैं अभी करा ही चुका, ठीक है, कि यस और स्टेबिलिटी ऑर्डर यही बढ़ेगा। अभी जस्ट ये तो अभी डिस्कशन में आया ही है, ये क्वेश्चन, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन में आ चुके हैं। अब यहां पर हम देखें तो चलो मैं एक काम करता हूं, अब क्लास बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है, तो मैं एक काम करता हूं पहले, अब मैं इन क्वेश्चन को आपको एक बार डिस्प्ले में दिखा देता हूं आपको, और आप इनको पोस्ट करके एक बार आप सेव कर लो। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं इनके आंसर्स लिख दूंगा यहां पर, तो आप मैच कर लेना, ठीक है। तो देखो, एक तो ये वाली स्लाइड आप सोल्व करो। ये तीनों क्वेश्चन के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बनाना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बनाना है। फिर ए और बी में इसमें भी बनाओ आप, ठीक है, और ये भी आप सोल्व करो। ये सारे कार्बोकेटाइंस है, तो ये सारे क्वेश्चन है। आप वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट निकाल लो और देख लो, और लैपटॉप पे देख रहे हो तो पोस्ट करके इनको एक बार सोल्व करके रख लो बेटा। ये भी कर लो बेटा, अब ये सारे कराए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको सेल्फ ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, इनके आंसर्स एक्सप्लेन करके फिर मैं कार्ब एनाइंस पे आऊंगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।